मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण के प्रभाव। इसमें हम पढ़ेंगे साहित्य पर पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा। साहित्य जो पहले धार्मिक बंधनों में जकड़ा हुआ था, अब धार्मिक विषयों से हटकर जन साधारण को इसमें अभिव्यक्ति मिलने लगी। पहले जहाँ लैटिन और ग्रीक भाषाओं में लिखा साहित्य ही मान्य था, अब देशी भाषाओं में भी साहित्य का सृजन किया जाने लगा। तो इस प्रकार से ही चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्तिकला और संगीत कला में पुनर्जागरण काल में क्या क्या मतलब विकास हुआ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर विज्ञान और भौगोलिक खोजों के बारे में। तो साहित्य पर प्रभाव। साहित्य में अब देशी भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा। पुनर्जागरण से पूर्व मध्य युग में देशी भाषाओं का प्रयोग वर्जित था। पहले साहित्य का सृजन धार्मिक विषयों पर होता था, अब धर्मनिरपेक्ष निरूपण होने लगा, जहाँ पर मानववादी दृष्टिकोण को अभिव्यक्ति मिली। जन सामान्य पर आधारित साहित्य का सृजन किया गया और जिसमें विषयों की विविधता होती थी। अब अलग अलग यूरोपीय देशों के अलग अलग जो विद्वान थे, उन्होंने पुनर्जागरण कालीन साहित्य को समृद्ध बनाया अपनी अपनी रचनाओं से। जैसे कि दांते ने द डिवाइन कॉमेडी, जो कि एक कविता है, इटालवी कविता का पिता कहा जाता है, इन्होंने द डिवाइन कॉमेडी नाम की एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति लिखी, जिसमें देशभक्ति और एकीकृत इटली का संदेश था। विंता नाउ, जिसमें नया जीवन का संदेश था, और द मोनार्किया, जो कि राजनीतिक जीवन से संबंधित पुस्तक कृति थी। फिर इटली के अन्य विद्वान आते हैं, पेटार्क, जिन्हें मानववाद का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने सोनेट 14 पंक्तियों की कविता लिखने की जो 14 पंक्तियों में कविता लिखने की पद्धति को शुरू किया। इनकी प्रमुख रचनाएं थी फैमिलियर्स, लेटर्स, लाइफ ऑफ इलिस्ट्रियस और अफ्रीका। लंबा गीत इन्होंने लिखा जो था अफ्रीका। बुकासियो, ये भी इटली के थे और ये कहानीकार थे। इन्होंने डेकामेरोन नाम की कहानी लिखी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें समकालीन धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की गई है। ये हास्य प्रधान कहानियों की नई शैली का विकास यहाँ होता है, और बुकासियो अपनी कहानी के माध्यम से मानववाद और दया का संदेश देते हैं। एक अन्य रचना है इनकी, जीनियोलॉजी ऑफ द गॉड्स। व्यक्ति को ज्ञान नैतिक और गुणवान और बुद्धिमान बनाता है। कि ज्ञान ही है एक ऐसी वस्तु है जो कि व्यक्ति को नैतिक, गुणवान और बुद्धिमान बनाती है। मैकियावेली, ये भी इटली के प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक हुए। इनकी राजनीति में विशारद होने के कारण इन्हें आधुनिक चाणक्य के रूप में संज्ञा दी जाती है। द प्रिंस, राज्य को द प्रिंस नाम की इन्होंने एक रचना की, जिनमें राज्य को धर्म के ऊपर बताया गया है। एक अन्य रचना है इनकी, द आर्ट ऑफ वॉर, जिसमें युद्ध की व्यर्थता का वर्णन है। अब आते हैं फ्रांसीसी साहित्य में। फ्रैंकोइस रेबलास, धार्मिक कट्टरता व पूरापंथियों के विरोध में इन्होंने आवाज़ उठाई और गद्य को उपन्यास पद्धति में लिखना शुरू किया। इनकी प्रमुख कृति है हेरोइक डीड्स ऑफ कैरागेंटो एंड पेंटाकुरल। मॉन्टेन, ये निबंध लेखनकार थे। अंग्रेजी साहित्य में प्रसिद्ध कवि हैं जोसेफ, जिन्होंने जोसेफ चौसर कैंटरबरी टेल्स लिखी। सेंट थॉमस के तीर्थ, कैंटरबरी जाने वाले 30 यात्रियों के गुण दोषों का वर्णन है। टॉमस मूर, जो धर्म और विधि शास्त्र के पंडित थे, इन्होंने यूटोपिया यानी आदर्श राज्य नाम की एक प्रसिद्ध कृति लिखी, जिसमें इंग्लैंड में व्याप्त सामाजिक बुराइयों व आर्थिक दोषों का निरूपण है। आदर्श समाज राज्य के सिद्धांतों का वर्णन है। फ्रांसिस बेकन अपने युग का सर्वोत्तम निबंधकार थे। इन्होंने प्योर माइंड नाम की पुस्तक लिखी, और इनके जो भी इनकी कृति में विज्ञान का एक अलग ही, विज्ञान और प्रकृति के करीब अलग है, दर्शन के स्थान पर विज्ञान और प्रकृति को अधिक बल दिया गया है। अन्य पुस्तकों में द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग और द न्यू एटलांटिस। इरेस्मस, जो कि हॉलैंड के रहने वाले थे, इन्हें मानववादियों का राजकुमार भी कहा जाता है। मानववादी साहित्यकार थे। इन्होंने व्यंग लेखन शैली में अपनी कृतियाँ लिखी, और इनके घुमक्कड़ स्वभाव के कारण विश्व नागरिक कॉस्मोपॉलिटन भी कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध कृति थी द प्रेज ऑफ फोली, जिसमें धार्मिक कट्टरता और जो पाखंडीपन है उस पर पाखंडता पर व्यंग किया गया है। सर्वेंटीज स्पेन के रहने वाले थे। इन्होंने डॉन क्विक्सोट नामक कृति लिखी, जिसमें तत्कालीन सामंती जीवन पर व्यंग है। इसी प्रकार से मार्टिन लूथर, इन्होंने जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने बाइबिल का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया। अब राजनीतिक क्षेत्र में
दांते की प्रसिद्ध कृति द मोनार्किया फेमस है, जिसमें राजशक्ति को सर्वोच्च माना गया है। मार्सिग्लो फ्रांस के रहने वाले थे, इन्होंने डिफेंडर ऑफ पीस लिखी, जिसमें पोप के राजनीतिक हस्तक्षेप को अनुचित बताया है। मैकियावेली, इन्होंने द प्रिंस लिखा, जिसमें राज्य को धर्म से ऊपर बताया और कहा है कि धार्मिक हस्तक्षेप राज्य को निर्मल बनाता है। कला के क्षेत्र में विकास, मध्ययुगीन कला पर धर्म का प्रभाव था। कला का उद्देश्य धर्म का प्रसार करना था। पुनर्जागरण काल में कला ने यथार्थवादी अभिव्यक्ति पाई, धार्मिक बंधनों से मुक्त होकर प्राकृतिक व सौंदर्य पर आधारित हो गई। कला का क्षेत्र व्यापक हो गया और इसमें सर्वसाधारण को स्थान मिला। चित्रकला, मध्यकाल में भित्ति चित्र बनते थे। अब पुनर्जागरण काल में इजल शैली का आविष्कार हुआ, जिनके प्रमुख चित्रकार थे जियोट, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। और इस समय जो चित्रकला का विषय धार्मिक न रहकर सर्वसाधारण हो गया और चटक रंगों का प्रयोग शुरू होने लगा। लियोनार्डो दा विंची ये विश्व के चित्रकारों में अद्वितीय स्थान रखते हैं। इटली के रहने वाले थे। इटली के जो फेमस परिवार थे उन्होंने इनको संरक्षण दिया हुआ था। इनकी प्रमुख कृति है चित्र है द लास्ट सपर, मोनालिसा जो कि रहस्यमय मुस्कान के लिए प्रसिद्ध है, और वर्जिन ऑफ द रॉक्स। माइकल एंजेलो ये वर्सेटाइल व्यक्ति थे, चित्रकार, वास्तुकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, दार्शनिक, वैज्ञानिक और संगीतकार थे। इन्होंने रोम के सिस्टाइन चैपल गिरजाघर की दीवार पर चित्र बनाया, जिसे द लास्ट जजमेंट, जिसे पूरा करने में 8 वर्ष लग गए। राफेल सजीवता और सुंदरता का चित्रण किया इन्होंने वात्सल्य और मातृत्व का सजीव चित्रण किया। इनकी प्रमुख कृति माँ मेडोना का चित्र जिसमें कि सौंदर्य का चित्रण झलकता है। स्थापत्य कला, मध्यकालीन स्थापत्य कला चर्च से प्रभावित थी और इसका मूल रूप से ईसाई धर्म से प्रभाव था, लेकिन जिसे गौतिक शैली कहा जाता था। लेकिन पुनर्जागरण काल में एक नवीन शैली का उद्भव हुआ, जो यूनानी, रोमन और अरबी शैली का समन्वय थी, जिसमें संग्रह, साज सज्जा और डिजाइन को विशेष महत्व दिया जाता था। पत्थर के स्थान पर लकड़ी का प्रयोग होता था। खिड़की, दरवाजे, पैनल आदि क्लासिकल पद्धति पर आधारित थे। नुकीले मेहराबों के स्थान पर गोल मेहराब और मेहराब, गुंबद, स्तंभ आदि पर अधिक बल दिया जाता था। इनके प्रमुख वास्तुकार है फिलिप्पो ब्रुनेलेस्की, जिसने ग्रीको रोमन शैली का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने फ्लोरेंस में सेंट मारिया कैथेड्रल के भव्य गुंबद का निर्माण कराया। पैलेडियन, जिन्होंने 4 बुक्स ऑफ आर्किटेक्चर लिखी और वेनिस के सेंट जॉर्ज चर्च का निर्माण करवाया। माइकल एंजेलो राफेल के साथ सेंट पीटर चर्च का निर्माण किया। इस चर्च का विशाल गुंबद अद्वितीय है। राफेल रोम के सेंट पीटर चर्च का निर्माण किया। मूर्तिकला, दोनोतेल्लो प्रथम प्रवर्तक थे मूर्तिकला के। इन्होंने इरेस्मा द नाटनी कांसे की मूर्ति बनाई, जिसमें कि भव्य घुड़सवार की मूर्ति है, जो कि लोरेंजो गिबर्ती फ्लोरेंस के चर्च के दोनों द्वारों पर अद्वितीय नक्काशी की और इसे स्वर्ग के द्वारों के रूप में प्रदर्शित किया। माइकल एंजेलो, जिन्होंने 400 मूर्तियां बनाई, रोम में सेंट पीटर चर्च के बाहर रखी पेटा इनकी महत्वपूर्ण मूर्ति है, जो कि 16 फीट ऊंची है। ईसा को सूली पर चढ़ाने के बाद मदर मैरी द्वारा इन्हें गोद में लेते हुए दिखाई गया है। अब पुनर्जागरणकालीन संगीत कला। पुनर्जागरण से पूर्व संगीत पर प्रतिबंध था। चर्च में संगीत का वर्जित था, लेकिन सेंट सैम्ब्रोज नामक जो पोप थे, पादरी थे, उन्होंने चर्च में संगीत का समर्थन किया। इसके बाद मार्टिन लूथर ने भी संगीत का समर्थन किया और 1524 ईस्वी में धार्मिक गीतों पर एक पुस्तक लिखी। गियोनेवी प्लेलेस्ट्राइन एक प्रमुख संगीतज्ञ थे, जिन्होंने सामूहिक गीतों पर मामेस नामक पुस्तक लिखी और इम्प्रोप्रिया नामक गीत की रचना की, जो कि आज भी रोम के चर्चों में गुड फ्राइडे के दिन में गाया जाता है। मस्किन 10 प्रमुख संगीतज्ञ थे। पियानो और वायलिन इस युग की देन है और उस काल के पुनर्जागरणकालीन संगीत के संरक्षण के कारण ही यूरोप में आधुनिक ओपेरा की शुरुआत, संगीत की एक पद्धति है ओपेरा, उसकी शुरुआत हुई। विज्ञान के क्षेत्र में निकोलस कोपरनिकस, ये पोलैंड के संत थे, जिन्होंने टॉलमी की खगोलीय परिकल्पना का विरोध किया था और इन्होंने ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ द कैलेस्टियल बॉडी नाम की एक पुस्तक लिखी, जिसमें इन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है वो स्थिर रही है। चूँकि चर्च ने टॉलमी के सिद्धांतों को मान्यता दे रखी थी, इसलिए चर्च ने कोपरनिकस के विचारों पर प्रतिबंध लगा दिया और ये प्रतिबंध कोपरनिकस के मरने के लगभग 200 वर्षों पश्चात हटाया गया। जॉन केपलर, ये जर्मन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, महान खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे। इन्होंने कोपरनिकस के सिद्धांतों को सिद्ध किया और इन्होंने
इन्होंने बताया कि ग्रहों की दिशा गोल न होकर अंडाकार है, और इन्होंने इसलिए लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन यानी कि ग्रहों की गति के नियम दिए। ब्रूनो एक इटली के वैज्ञानिक थे जिसने कोपरनिकस के सिद्धांतों का समर्थन के साथ साथ प्रचार प्रसार किया, और चर्च ने उसे गिरफ्तार करके इन्हें जिंदा जलवा दिया था। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि धार्मिक कट्टरता कितनी ज़्यादा थी कि अगर चर्च की जो मान्यता है उसके विरुद्ध जाकर कोई व्यक्ति कार्य करता था तो उस समय उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी, जैसे कि ब्रूनो को जिंदा जलवा दिया गया। गैलीलियो ये इटली का प्रसिद्ध खगोलशास्त्री था। वे इटली के पेडुआ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इन्होंने टेलीस्कोप और पेंडुलम के सिद्धांतों का आविष्कार किया, और इन्होंने कोपरनिकस की प्रणाली का समर्थन किया और चर्च की गलत मान्यताओं का खुला विरोध किया। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी सेंट्रियस नेनेट्रियस। इन्होंने वायुमापक यंत्र का भी आविष्कार किया, और दूरबीन का भी आविष्कार करने का जो है इनको ही दिया जाता, टेलीस्कोप, दूरबीन। आइजैक न्यूटन इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में खगोलशास्त्री थे। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत व गति के नियम दिए, और उनके विचारों के अनुसार सृष्टि व उसके ग्रह दिव्य शक्ति या चर्च की शक्ति पर निर्भर नहीं है, बल्कि वह प्रकृति के नियमों पर आधारित है। फिर हैं डेकार्ते। इन्होंने विज्ञान में संदेहवाद को जन्म दिया। इन फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने डिस्कोर्सेस ऑन मेथड नामक पुस्तक लिखी। इसके द्वारा बीज गणित का प्रयोग ज्यामिति में करना सिखाया। इसी प्रकार से कई सारे और भी वैज्ञानिक हुए, जिनमें विलियम हार्वे जो इंग्लैंड के थे, इन्होंने मानव शरीर रुधिर परिसंचरण तंत्र की व्याख्या की। भौगोलिक खोजें। प्राचीन काल से मध्य युग तक भौगोलिक दृष्टि से विश्व को 4 सांस्कृतिक प्रदेशों में बांटा गया। यूरोप, जिसे पश्चिम कहा जाता था, यहाँ ईसाई धर्म का प्रभाव था। उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया, इसे मध्य एशिया कहा जाता था, जहाँ इस्लामिक संस्कृति का प्रभाव था। पूर्वी एशिया, जिसे सुदूर पूर्व भी कहते थे, चीन और जापान व अन्य, जहाँ कन्फ्यूशियस व बौद्ध संस्कृति का प्रभाव था। और दक्षिण एशिया, इसमें हिमालय के दक्षिणी भाग को शामिल किया गया, विशेष तो हिंदू संस्कृति का प्रभाव था। मध्य युग उसके पश्चात पूर्वी सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव पश्चिम पर अधिक पड़ा। पूर्वी दर्शन, तर्क, ज्ञान, विज्ञान आदि ने पश्चिम को अत्यधिक प्रभावित किया, और भौगोलिक खोजों में पश्चिम ने अग्रणी भूमिका निभाई। हालांकि इसका कोई सटीक कारण नहीं है कि आखिर क्यों यूरोपवासी भौगोलिक खोजों के लिए प्रवृत्त हुए, लेकिन मोटे रूप से इन्हें 2 कारणों के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे आर्थिक कारण और धार्मिक कारण। आर्थिक कारण, भौगोलिक दृष्टि से यूरोप तत्कालीन ज्ञात महाद्वीपों में सबसे छोटा था, लेकिन जनसंख्या तुलनात्मक रूप से अधिक थी। अतः यूरोपवासियों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेश व्यापार पर निर्भर रहना पड़ता था। 1453 ईस्वी से पहले इन आवश्यकताओं जैसे गर्म मसाले, औषधियों, कपास, वस्त्र, रेशम, सोना, चांदी, कीमती पत्थर, अन्य की पूर्ति एशिया से होती थी, जिसे अरब व्यापारी कस्तुनतुनिया पहुंचाते थे, जहां से इटालवी व्यापारी भूमध्य सागरीय और स्थलीय भाग से पूरे यूरोप में वितरित करते थे। लेकिन कस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार हो जाने के बाद भूमध्य सागर से व्यापार ठप हो गया। लेकिन यूरोप वासियों में पूर्वी एशिया के सामान के प्रति बेचैनी बरकरार रही, जिसकी वजह से वे व्यापार का दूसरा मार्ग खोजने लग गए। और दूसरा यही आर्थिक कारण था कि कस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार होने से अरब व्यापारियों ने यूरोप वासियों का माल और अधिक महंगा देना शुरू कर दिया, जिससे पश्चिम में नए मार्ग के खोजने की लालसा बढ़ गई। अब जो यूरोपवासी थे, कस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार हो जाने के बाद में अपना स्वयं का व्यापार जो था वो स्थापित करना चाहते थे पश्चिम के साथ, पूर्व के साथ, तो इसलिए उन्होंने नए मार्ग खोजना शुरू कर दिया। दूसरा था ईसाई धर्म का प्रचार करना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पुर्तगाल जो शक्ति थी वो इस समय महत्वपूर्ण, इस भौगोलिक खोजों में पुर्तगाल राजाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ईसाई धर्म अपने जन्म से ही स्वरूप की दृष्टि से मिशनरी रहा है, यानी कि प्रचारक रहा है, अर्थात धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने की इच्छा शक्ति उसमें रही है। अपने प्रचार अभियान के कारण पूरे यूरोप में ईसाईकरण हो गया। धर्माधिकारियों को यह प्रयास था कि ईसाई धर्म का प्रसार यूरोप के बाहर भी किया जाए। इसके लिए वे समुद्री मार्ग से भौगोलिक खोजों के लिए प्रेरित हुए। उपरोक्त उतावलेपन की पूर्ति के लिए यूरोपवासियों ने बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण किया, पाल की व्यवस्था की, कुतुबनुमा या दिशा सूचक यंत्रों की जानकारी प्राप्त की, दिशाओं और भौगोलिक मानचित्र तैयार किए। राज्य द्वारा नाविकों को विशेष प्रोत्साहन और प्रशिक्षण दिया गया। परिणाम स्वरूप भौगोलिक खोजें संभव हुई। मार्को पोलो की यात्रा वृत्तांत से भी यूरोपवासी भौगोलिक खोजों के लिए प्रवृत्त हुए, क्योंकि मार्को पोलो ने बड़ा ही अच्छा, मतलब अपना चीन की यात्रा करने के बाद में मार्को पोलो ने बड़ा ही अच्छा वर्णन दिया था, इसलिए
जो थे यूरोप के जो भी देश थे वो एशिया और दूसरे देशों में के मार्गों की खोज करने के लिए प्रोत्साहित हुए। 15वीं शताब्दी में के दौरान शुरुआती दौर में दो देश यानी पुर्तगाली और स्पेन अग्रणी रहे। इसका कारण यह था कि दोनों के ही जो शासक थे वह साहसी नाविक या खोजकर्ताओं को संरक्षण और प्रशिक्षण दे रहे थे। पुर्तगालों ने जो थे वो भौगोलिक खोजों में पुर्तगाल की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी राजकुमार हेनरी की। इन्होंने नाविकों को प्रशिक्षण दिया और इसलिए नाविक स्कूल खोला और भूगोल और सामुद्रिक जानकारी प्रदान की। 1442 ईस्वी में हेनरी ने उत्तर पश्चिम अफ्रीका की अभियान भेजा और भौगोलिक खोजों के प्रारंभिक योगदान के कारण उसे नेविगेटर प्रिंस यानी कि नाविकों का राजकुमार भी कहा जाता है। इसी प्रकार कैप्टन डाइस अफ्रीका के दक्षिणतम छोर तक पहुंच गया और इस छोर का नाम पुर्तगाल के राजा किंग जॉन II ने केप ऑफ गुड होप रख दिया। 1497 ईस्वी में वास्को डी गामा अपने 4 जहाज़ों के साथ गुड होप से अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए 1498 में भारत के पश्चिम तक कालीकट के स्थान पर पहुंचा और यह खोज 10 महीने 14 दिन में संपन्न हुई। 1500 ईस्वी में पेट्रो कार्ब्रेल जो पुर्तगाली नाविक था उसने ब्राज़ील की खोज की। इसी प्रकार से क्रिस्टोफर कोलंबस इन्होंने अमेरिका की खोज की। अमेरिगो वेस्पुची भारत की खोज में अमेरिका की मुख्य भूमि पर पहुंच गया। और क्रिस्टोफर कोलंबस ने वेस्ट इंडीज़ की खोज कर दी। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप जो धर्म और चर्च का प्रभुत्व था वो खत्म हो गया, जिससे कि व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई और राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। अब राज्य भी अपने मतलब जो राज्य थे उसमें राष्ट्रीयता की भावना का उद्भव हुआ। सामंतवाद का अंत होता है। पहले जो राजा उपराजा होते थे वो शासक और उपराजाओं के माध्यम से शासन होता था। अब सामंतवाद जो विलासिता के केंद्र बन गए थे सामंत, उनका अंत हो गया। चर्च की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। साहित्य का विकास हुआ। साहित्य में धर्मेतर साहित्य को जगह मिली। देशज भाषाओं को सम्मान मिला। शिक्षा का विकास हुआ। मानववाद का विकास को प्रोत्साहन मिला। कला के क्षेत्र में विकास हुआ। विज्ञान में नई नई खोजों को प्रोत्साहित किया गया। स्वतंत्र चिंतन और भौगोलिक खोजें की गई और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति यानी कि अधिक से अधिक देशों पर अपने आधिपत्य करने की जो अधिक से अधिक क्षेत्र पर अपने आधिपत्य करने की प्रवृत्ति का विकास हुआ। धन्यवाद।